बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल, मुख्तलिफ मुज़ाकराती कमेटियों के असरात और मुल्क भर में होने वाले अहम इंतखाबात और मंसूबों पर। तो नाजरीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे नेशनल डायलॉग कमेटी के बारे में, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के बारे में कहा जा रहा है कि क्या ये मुज़ाकरात सियासी इस्तेहकाम की तरफ एक कदम साबित होंगे या फिर ये भी एक नाकाम तजुर्बा बन जाएगा। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक अजीज, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट के हवाले से। 5 साल गुजरने के बावजूद ये मुकम्मल क्यों नहीं हो सका और उसके नतीजे में जनूबी पंजाब के अवाम को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, इस पर भी गहरी नजर डालेंगे। हमें ज्वाइन करेंगी मुल्तान से बिस्मा कदीर। आखिर में हम क्वेटा के बल्दियाती इंतखाबात की मौतली के हवाले से बात करेंगे, जहां आईनी अदालत के फैसले के बाद इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इसकी क्या वजूहात हैं और इसका सियासी मंजरनामे पर क्या असर पड़ेगा। मजीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा क्वेटा मोहम्मद गजनफर। तो नाजरीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। सर्दियों में जहां मौसम सर्द है वहीं मुल्क का पॉलिटिकल टेम्परेचर तेजी से ऊपर जा रहा है। एक तरफ नेशनल डायलॉग कमेटी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की बात हो रही है, तो दूसरी जानिब हर्जा सराई, एहतजाज और अंदरूनी इख्तिलाफात ने सवालिया निशान लगा दिया है। क्या ये मुज़ाकरात वाकई ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ एक कदम है या फिर एक और फील्ड एक्सपेरिमेंट है? आज हम इन्हीं निकात पर खुलकर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक ने। तारिक, सबसे बुनियादी सवाल ये है, मुझे बताइए, क्या नेशनल डायलॉग कमेटी वाकई ही एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म फराहम कर पाएगी या फिर सिर्फ एक टाइम गेनिंग एक्सरसाइज हम इसको समझें? जी, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। इस पे बड़ा अहम इशू है। मैं नहीं समझता कि इससे जो है दोनों तरफ से जो है कोशिश की गई है, लेकिन ये कोशिश कोई कामयाब होगी। ये आपको अच्छी लगे ना लगे, ये गुड न्यूज़ है या नहीं है, बैड न्यूज़ ही है। क्योंकि देखें, ये PTI ने जो मुतालबात जो किए हैं, हुकूमत ने बड़ा वाज़े कर दिया है। और आप 2 दिन पहले जो है प्राइम मिनिस्टर का एक बयान देखे तो उन्होंने कहा जायज़ मुतालबात। अब जायज़ का फैसला कौन करेगा? इनके नज़दीक, हुकूमत के नज़दीक जायज़ मुतालबात कुछ और हैं, PTI के नज़दीक जायज़ मुतालबात और कुछ हैं। बिल्कुल। तो अभी एक कमेटी को ये पैगाम जो दिया गया है हुकूमत की तरफ से, जी आप इलेक्शन के ऊपर बात नहीं करेंगे, 2024 के इलेक्शन के ऊपर बात नहीं होगी। मुझे बताएं कि अगर उस पर बात नहीं होगी तो PTI इस बात के ऊपर आमादा होगी कि बात आगे बढ़े। इसके अलावा उनके इलेक्शन कमीशन के जो है रोल पे है, जिसके ऊपर PTI को बड़ा एतराज़ रहा है कि 2024 का इलेक्शन जो है इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बड़े इल्ज़ाम लगाए गए, उसके ऊपर बात नहीं होगी। 9 मई के जो मुकदमात हैं उसके ऊपर भी बात नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत कहती है जी वो तो अदालतों का मामला है, तो वो तो उसमें तो हम नहीं कुछ नहीं कह सकते। तो हुकूमत अदालतों ने फैसला करना है कि 9 मई के मामलात के ऊपर भी कोई बात नहीं होगी, इलेक्शन के ऊपर बात नहीं होगी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात नहीं होगी, तो फिर बात किस चीज़ के ऊपर भी होगी? अब PTI तो चाह यही है कि उनके ऊपर बात की जाए। अब हुकूमत ने जो अभी तक इतला है, उन्होंने जो पैगाम दिया है और जो उनका एक उसको फ्रेम है जिसके अंदर बात होगी, वो पार्लियामेंट के अंदर बात होगी। उसमें आप जी पार्लियामेंट को बालादस्ती बनाना है, बालादस्त बनाना है, इसके अख्तियारात में इजाफा करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन में इस्लाहात पे बात की जा सकती है, रिफॉर्म से बात की जा सकती है, इलेक्शन कमीशन में चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं, आइन साजी, कानून साजी के ऊपर बात की जा सकती है। तो शायद PTI के लिए ये चीज़ें जो है सानवी हैसियत रखती हैं। और ख़ान की राय की बात तो बिल्कुल वैसे नहीं होगी। वो तो वैसे वो कहेंगे जी अदालतों में मामला है, 2 केसेस हैं, 190 मिलियन पाउंड वाला भी है, तोशा खाना वाला भी, उसमें सजाएं भी हो चुकी हैं। बिल्कुल। तो ये जो हुकूमत की तरफ से जो है जायज़ मुतालबात का जो अहाता कौन करेगा और उनके कौन करेगा जी जायज़ मुतालबात कौन से हैं और जायज़ नहीं है, तो मैंने बिल्कुल बड़ा वजाहत के साथ जो है हुकूमत ने ये पैगाम दे दिया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो क्या ये वाकई कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन की तरफ बढ़े हैं या फिर सियासी मजबूरियों का नतीजा है? ये कोई इसमें कोई बड़ा कुछ निकलना नहीं है। मैंने यही कहा है कि इसमें कुछ नहीं निकलेगा। एक वक्त गेन करने के लिए, वक्त जो है आगे चलाने के लिए है, ना इसके ऊपर PTI मानेगी। जो PTI जो चाहती है उसके ऊपर हुकूमत नहीं मानेगी, जो हुकूमत चाहती है वो उस पर नहीं मानेगी। और PTI के अंदर भी तज़ादात मौजूद हैं। अब भी PTI के अंदर एक ऐसा मुअस्सर धड़ा है जो ये मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है। उनका एक हद तक ये मौक़िफ़ ठीक है कि हम जब इन हुकूमत से मुज़ाकरात करने बैठ जाएंगे तो फिर हमने हुकूमत को तस्लीम कर लिया। हमारा जो मौक़िफ़ है PTI का जो 47 वाला है, जेली मैंडेट वाला है, वो मौक़िफ़ ख़त्म हो जाएगा तो हम
उनके साथ पीटीआई ये कहती है एक जो मौसर धड़ा है, हम बैठ भी जाएंगे मुज़ाकरात में, कुछ हासिल भी नहीं होना और हमें नुकसान ये होगा कि हम इस इलेक्शन को, इस हुकूमत को जो है मान लेंगे। तो ये पीटीआई के अंदर अलीमा खान साहबा ने आपको पैगाम दिया, उन्होंने जेल से आके बाहर के दिया, उन्होंने कहा जी नहीं बानी पीटीआई तो ये चाहते हैं कि जो है गली मोहल्ले में एहतजाज किया जाए, तो वो एक बयान है। अब कमेटी जो है मसलत की तरफ है, तो पीटीआई के अंदर भी मुख्तलिफ लोग हैं, उनकी अपनी अपनी सोच है, अपना मौक़िफ़ है। कुछ का ख्याल है कि हमें जी ठीक है जो बैकफुट पे जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। पीटीआई की जानिब से ना बड़े जज्बाती अंदाज में ये कहा जाता है कि हम फेयर मुज़ाकरात चाहते हैं। दूसरी जानिब हमने देखा है कि पीटीआई की जानिब से चीफ ऑफ डिफेंस हो जाए, आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानात दिए जा रहे हैं। तो क्या ये जो सारी चीजें हैं, ये जो बयानात हैं, ये डायलॉग प्रोसेस को सबरताश नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि बड़ी अच्छा, मुझे वो मैं इस पे बात करना भी चाह रहा था। मुझे अब ये लगता है कि हुकूमत खुद भी शायद इस पेशकश के ऊपर कायम ना रह सके जो उन्होंने हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की जो पेशकश थी, डायलॉग की पेशकश थी, शायद हुकूमत खुद उसको बैकफुट पे चली जाए। क्योंकि जो 2 दिन पहले ब्रेडफोर्ड में जो है यूके में जो एक प्रोटेस्ट किया गया है, हाँ। मखसूस सियासी जमात की तरफ से, पीटीआई की तरफ से किया गया, वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, हत्ता कि जो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी और जो है उनके खिलाफ भी वहाँ पे वो तो खुदा न खासा कत्ल करने की धमकी दी गई है, जिसके ऊपर कल पाकिस्तान के जो बयानात होंगे, किस तरह से आप मुज़ाकरात की जाने फिर बढ़ सकेंगे आप? जी इन बयानात के बाद हुकूमत खुद में ख्याल है वो शायद इस मुज़ाकरात से पीछे हट जाए कि हुकूमत हाँ। कैसे कहेगी कि आप फील्ड मार्शल को जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को कत्ल की धमकियाँ भी दे रहे हैं, एहतजाज भी करें और साथ हुकूमत बैठ के मुज़ाकरात करेगी। तो मुझे नहीं ख्याल, लेकिन हुकूमत ने इसके ऊपर कमेटी बना दी है। उसमें जो है इस कमेटी जो मुज़ाकराती टीम है हुकूमत की तरफ से, उसमें जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं सागडार साहब हैं और 2 वफाकी वज़ीर हैं जिसमें अना सनाउल्लाह है और लॉ मिनिस्टर आज़म नसीर तारड़ हैं। अगरचे कमेटी बना दी है, इब्तदा हो चुकी है, पैगामात का सिलसिला चल रहा है उधर से पैगाम। अब हुकूमत ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है जो इस टाइम इस जो है इस अंदर जो होगा इसके अंदर जो उन्होंने एक लिमिट बता दी है, इसके बाहर नहीं जाएंगे। मेरा भी ये ख्याल है उस जो लिमिट हुकूमत ने बताई है इससे अलावा बात नहीं होगी, वो शायद पीटीआई के लिए मंजूर नहीं होगा। तो ये मामला आगे बढ़ने का मुझे नहीं लगता कि कोई आगे मामला बढ़े, मस्बत इसके नतज निकले। बिल्कुल, जिस तरह से ये ब्रेडफोर्ड में जो वाकया हुआ है, पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत से उसके बाद राब्ता किया, उस पर आने वाला स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी हमने देखा है। तो क्या इस मुज़ाकराती माहौल को ये सारी चीजें मजीद कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही हैं? यकीनी तौर पर कॉम्प्लिकेट के भी कर रहे हैं और उसकी मुज़ाकरात का अमल जो है उसको मुश्किल में डाल दिया गया है। और जिस तरह कल जो चीफ मिनिस्टर लाहौर में गए अपना KP के सोहेल अफरीदी, उन्हें असम्बली में भी जाकर धावा बोला, वहाँ भी तोड़ फोड़ की और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर को खड़े होकर, तो ये इस तरह से मुज़ाकरात किस तरह चलेंगे? तो मुज़ाकरात जब बंदा करता है, जब नीयत होती है बैठने की, सुलह की, कोई आगे चलने की, तो फिर बड़ा मस्बत रवैया होता है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि जी हम मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके जो रिएक्शंस हैं वो तो ये किसी तरह से भी साबित नहीं करते कि आप जो है वो पॉजिटिवली इस चीज़ को लेके आगे चलना चाह रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत की बात करें, हम वज़ीर आज़म की बात करें, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से प्रॉपर बड़े पॉजिटिव जेस्टर के अंदर मुज़ाकरात की ऑफर की गई थी। लेकिन मौजूदा सिचुएशन के बाद तारिक, क्या जो मौजूदा हालात हैं ये ऑफर कितनी देर तक स्टैंड करेगी या फिर पसे पर्दा दबाव इसे वापस ले लेगा? वो मैंने कहा दोनों तरफ से कोई ऐसी मतलब हुकूमत की तरफ से बड़ा पॉजिटिव कहा गया और शहबाज शरीफ ने आज नहीं कहा, पहले दिन जिस दिन ओथ उठाया था एज ए प्राइम मिनिस्टर उस दिन भी बात की थी मुज़ाकरात की। इससे पहले जब PDM की गवर्नमेंट थी तो उसमें भी उन्होंने बात की थी मुज़ाकरात की। उससे थोड़ा पहले चले जाएं, जिस दिन बानी PTI वज़ीर आज़म का ओथ उठाया था तो लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ थे, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद अपनी स्पीच लीडर ऑफ अपोजिशन ने करते हुए उस वक्त भी कहा था जी हम आपके साथ चलने के तैयार हैं, आए मिसाक मुशियत करते हैं। ये उन्होंने एक लाइन दी थी, एक दिया था कि मिसाक मुशियत करते हैं, हम आपके साथ हैं, मुल्क को आगे चलाते हैं। तो बदकिस्मती से जो बानी PTI जो 3.5 साल पौने 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्हें किसी भी मौके पर उसमें मसला कश्मीर आया, जो जब वहाँ मकबूजा कश्मीर में जो वहाँ पे कब्ज़ा कर दिया गया। इसके अलावा कई मौके ऐसे आए, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी, सरहदों के ऊपर इंडिया का मसला था, कौमी इशू को मुल्की सतह गैर मुल्की सतह के ऐसे मामला थे, बड़े हसास नौइयत के मामला थे। तो बानी PTI ने उस वक्त भी अपोजिशन के साथ बैठने से इनकार कर दिया। आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, मैं बताऊं जब जनरल बाजवा ने एक मीटिंग मसले कश्मीर को बुलाई, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ पे मौजूद हैं, DGISC मौजूद हैं, शहबाज शरीफ अपनी टीम के साथ 5-6 जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा थे मौजूद थे।
लास्ट टाइम बाजवा साहब को बताया गया, आर्मी चीफ को बताया गया जी प्राइम मिनिस्टर ने आने से इनकार कर दिया है और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को भेज दिया था। तो वो अब उस वक्त भी वो बैठने को तैयार नहीं थे, बात करने को वो तैयार नहीं है, अब भी वही है। तो ये जो इतना तजाद और इतना मतलब एक मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से बिल्कुल एक जो है वाज़ेह कर दिया गया भाई इन इशू पर बात नहीं होगी, तो वो तो उन इशू से पीछे जो है बानी पीटीआई हटने को तैयार नहीं है। तो अल्टीमेटली मुझे ये लगता है अब जो खबर ऐसा है बानी पीटीआई उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब हमने देखा है कि वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी हैं जो हैं वो लाहौर आए हैं, उनका लाहौर का दौरा है, ये मुलाकातें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या उनके लिए कोई ब्रेक थ्रू साबित हो सकती हैं? कतन कोई ब्रेक थ्रू नहीं होगा। लाहौर में उन्होंने क्या किया है, शाह महमूद कुरैशी साहब के घर पे गए हैं, उनके अहलिया की इयादत की है, बाकी वकला से खिताब है, असेंबली में गए हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चूँकि देखिए बात नीयतों की होती है, नीयत अगर उनकी ठीक है, पॉजिटिव है, कुछ करना चाहते हैं तो फिर वो हुकूमत के और जो मतलब कौमी सलामती से इशू से हैं उसके ऊपर बैठे हैं। हम इस वक्त हालत जंग में बिल्कुल यकीनी तौर पर हैं कि हमने जो मई में जंग जीत ली थी तो इंडिया किसी वक्त भी खुदा ना खासा कोई ऐसी हरकत हो सकती है। तो हमें तो मुत्तहिद होना चाहिए। इकॉनमी भी हमारी इतनी अच्छी नहीं है, तो इकॉनमी भी हमने ठीक करनी है, इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आनी है। तो इसी हवाले से आएगी जब दुनिया को पता होगा जो बड़ी अपोजिशन पार्टी है वो भी इन इश्यूज़ के ऊपर जो कौमी मफाद के इशू हैं उसके ऊपर भी अब अपोजिशन के साथ है, तो तब जाके मुल्क के लिए कुछ इस्तेहकाम आएगा। तो यकीनी तौर पर अगर एक सुबह किसी बात को मानने को तैयार नहीं है, उनका हर चीज़ पर अपना अलग मौक़िफ़ है, सुबह अलग है, उनकी पार्टी अलग है और पार्टी के अंदर विद इन पार्टी भी कई ग्रुप्स भी हैं, कई सोच भी हैं, कई धड़े भी हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल में मैं नहीं देखता कि इसके ऊपर कोई चीज़ अच्छी निकले। अलबत्ता हुकूमत विन विन की पोजीशन में है। अच्छा तारिक, क्योंकि आपके पास इस पूरी सिचुएशन के ऊपर अच्छा खासा नॉलेज है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, मुझे ये बताएं कि नून लीग के जो हार्ड लाइनर्स हैं उनके भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरी जानिब अगर पीटीआई की बात की जाए तो पीटीआई की क़यादत अंदरूनी तौर पर हमें डिवाइडेड दिखाई दे रही है। तो ये जो मुज़ाकरात का अमल है ये फिर कहाँ तक जाएगा और कहाँ पर लेके जाएगा इनको? जी बिल्कुल, जिस तरह पीटीआई में एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जो कहते हैं जी बिल्कुल नहीं, इसके बात नहीं होगी, हमें हमारा मैंडेट वापस से 200 सीटें वापस की जाएँ और खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, इलेक्शन कमीशन को फांसी लगा दिया जाए, उसको जेल में डाल दिया जाए। सेम बैन ही हुकूमत के अंदर भी मतलब PMLN के अंदर हुकूमत में इत्तेहादी और भी, लेकिन बड़ी पार्टी PMLN के अंदर भी इख्तलाफात मौजूद हैं, मुख्तलिफ ओपिनियन पाया जाता है, वहाँ भी हार्ड लाइनर मौजूद है। उनको कहते हैं ये तो मुजरिम है, कौमी मुजरिम है। तो इनसे कैसे बात की जाए? ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, एक बड़ी पोजीशन पे भी हैं और पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा भी हैं, तो वो इस हक़ में बिल्कुल नहीं है कि इनसे कैसे बात की जाए। इसी तरह ख्वाजा आसिफ के अलावा भी पार्टी के अंदर लोग मौजूद हैं कि हमें अपनी पोजीशन ख़राब नहीं करनी चाहिए। बानी पीटीआई की तरफ से जो मुतालबात आ रहे हैं, ये पीटीआई से बात बैठने से का मतलब ये होगा कि हमने इस तरह से फिर उनका एक ये भी है कि हम एस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ कर लें, कोई उसकी नाराज़गी पैदा हो जाए कि हम जो कौमी मुजरिम हैं, जो 9 मई के मुजरिम हैं, जो एटमी तनसीबात पे हमले के मुलजिम हैं, जो आर्मी चीफ को धमकियाँ देने, इवन के कत्ल की धमकियाँ देने का रिकॉर्ड मौजूद है, तो हम उनके साथ कैसे बैठा जाए? तो बिल्कुल हुकूमत के अंदर भी एक जो है वो हार्ड लाइनर लोग मौजूद हैं। तो इसलिए दोनों तरफ से ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कि इसमें से कुछ निकले। चलिए हम फर्ज कर लेते हैं, वैसे तो तारिक सारी सिचुएशन आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है, और लेकिन हमें यह भी पता है कि पीटीआई में कई धड़े मौजूद हैं। तो सवाल मेरा ये है कि क्या हुकूमत को वन वॉइस में बात करने वाला कोई फरीक मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या बस मामला अब रफा दफाई हम समझें? वही है, इसमें अभी देखना को मुझे बड़ा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो चीज़ों को समझना है, जो मैं चीज़ें देखता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये मिल बैठेंगे भी। एक होता है मुज़ाकरात शुरू हो जाए, पहला स्टेज हो, दूसरा सेकंड फेज हो, थर्ड फेज है, बैठे हो किसी महले पे जाकर काम हो जाए, मुझे लगता नहीं कि मिल बैठ के पहली मीटिंग भी कहें आगाज़ हो। मुझे नहीं लगता कि इसका आगाज़ हो कि हुकूमत भी शायद अब जो है, जो मैंने क्या बताया ना, जो बेडफोर्ड में वाक़या हुआ उसके बाद शायद हुकूमत के लिए भी मुश्किल हो जाएगा इनको इनकी बातें सुनने को, इनको अकोमोडेट करने को, इनकी बातें मानी जाएं। हुकूमत कहती है ठीक है, बस एक तो गुड गवर्नेंस के ऊपर बात कर लें जी, ठीक है आप हमें बताएं कि आपके हुकूमत में कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, पार्लियामेंट की बात की जाए, कानून साजी की बात की जाए, इस्लाहात की बात की जाए। तो ये पीटीआई का तो ये एजेंडा नहीं है, और ना पीटीआई के ये डिमांड्स हैं। पीटीआई की डिमांड्स जो हैं वो बड़ी हाई लेवल की हैं, और उनकी जो एक्सट्रीम हैं कि मतलब खान की आई तो अब खैर चली गई,
तो बाकी वो चीज़ें जो मांगते हैं वो हुकूमत के लिए वैसे भी मुमकिन नहीं है। मुझे बताएं 9 मई के जो लोग जेलों में हैं, हुकूमत उनको कैसे कोई श्योरिटी दे सकती है ज़बान से ये उनको हम छोड़ देंगे? अच्छा, तो नहीं होंगे, अभी सजाएं भी हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा तारिक, पीटीआई समेत अपोजिशन से मुज़ाकरात अगर माइनस बानी की शर्त पर हों, ठीक है, तो क्या ये डायलॉग वाकई इंक्लूसिव कहलाएगा? हाँ, बानी पीटीआई माइनस के बात की जाए तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। अच्छा, लेकिन ये वो बात यकीनी मुझे नहीं लगता कि वो मतलब बानी पीटीआई इस बात पे मानेंगे, या उनकी अलीमा खान साहब उनकी बहनें हैं, उसके साथ एक धड़ा भी है। अलीमा खान अकेली नहीं है, सुलेमान अकबर राजा साहब हैं, बाकी भी उनका एक धड़ा है। अगर ये मैं बिल्कुल ये आपकी बात आपने अच्छा एक बात की कि पीटीआई में बानी पीटीआई में थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहरा करें तो वो माइनस हो जाएं, आप जो साइड पे कर लें तो आगे इन टीम को, इन मुज़ाकराती टीम को कोशिश इनको चलने दें तो कोई बात बन सकती है। बिल्कुल तो ऐसे ये पीटीआई बजाय इसके कि मामला नॉर्मलाइज करे वो उसको मजीद कॉम्प्लिकेटेड करता जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त जिस मोड़ पर खड़ा है वहां डायलॉग ही वाहिद रास्ता दिखाई देता है, मगर डायलॉग वही कामयाब होता है जिसमें नीयत, तसलसल और एतमाद हो। अब देखना यह है कि ये मुज़ाकरात तारीख में टर्निंग पॉइंट बनेंगे या एक और नाकाम कोशिश के तौर पर याद रखे जाएंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे मुल्तान से एक अहम और तशवीशनाक खबर पर। जनूबी पंजाब सूबा तो ना बन सका, मगर जो सेक्रेटेरिएट बनाया गया वो भी 5 साल बाद मुकम्मल और बाइख्तियार नहीं हो सका है। 5.5 करोड़ अवाम आज भी बुनियादी फैसलों के लिए लाहौर की तरफ देखने पर मजबूर हैं। सवाल यह है कि क्या जनूबी पंजाब जो है वो सेक्रेटेरिएट वाकई ही अवामी सहूलियत के लिए बनाया गया था या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल शोकेस बनकर रह गया है? आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालात का जवाब तलाश करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बिस्मा कदीर ने। बिस्मा, सबसे पहले और बुनियादी सवाल तो यही बनता है कि मुझे ये बताइए कि जब जनूबी पंजाब को सूबा नहीं बनाना था तो फिर सेक्रेटेरिएट का कॉन्सेप्ट क्यों मुतारिफ करवाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल फरजाना, बहुत अच्छा सवाल। और पहला और बुनियादी सवाल यही था कि जब जनूबी पंजाब को सूबा नहीं बनाना था तो फिर इसको सेक्रेटेरिएट बनाने का फैसला किया गया, क्योंकि सूबे के लिए जो है वो 2/3 अक्सरियत चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो सकी। तो डिसाइड ये किया गया कि यहाँ पर सेक्रेटेरिएट बना दिया जाएगा। अब हुआ क्या, यहाँ पर मुल्तान के अंदर जो है वो मत्तीतल रोड पर 504 कनाल अराजी पर सेक्रेटेरिएट बनाने का फैसला किया गया, जिसके अंदर एक काफी सारा रकबा था वो दिया गया। 50 कनाल जो है वो एडिशनल आईजी ऑफिस के लिए दिया गया। अब हुआ ये, यहाँ पर एडिशनल आईजी ऑफिस साउथ पंजाब और इसी तरह चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब के यहाँ पर ऑफिस थे और उनको इख्तियारात बनाने का कहा गया। इख्तियारात जो उनको दिए थे वो भी वापस ले लिए। अब हुआ क्या, देखें, एडिशनल आईजी साउथ पंजाब और चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब, इनके दरमियान इनके अंडर आता है इंतजामी और पुलिस के जितने भी अमूर हैं, और 11 अजला इनके अंडर आते थे। मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान में जो है ये किया गया। अब मुल्तान के अंदर जो अराजी मुख्तस की गई थी 2020 में ये फैसला किया गया और 2025 का एंड होने वाला है। 5 साल गुजर गए हैं लेकिन अभी तक ये बिल्डिंग मुकम्मल नहीं की गई। चले बिल्डिंग तो दूर की बात, अब अगर हम एडिशनल आईजी की बात कर लें, इसी तरह चीफ सेक्रेटरी की बात कर लें, इनके पास जो इख्तियारात थे इनके पास अब वो वाले इख्तियारात भी नहीं है। देखिए पहले क्या होता था कि इसको क्यों बनाया गया। आपने अभी बात की कि 5 साल गुजर गए हैं, बिल्कुल हमने भी यही देखा है कि 5 साल गुजरने के बावजूद भी सेक्रेटेरिएट के 6 में से सिर्फ एक जोन को मुकम्मल किया गया है। तो क्या हम इसे कहें, क्या ये प्लानिंग फेलियर है या फिर कुछ और है? ऑब्वियसली ये प्लानिंग फेलियर है। आप देखें 6 में से सिर्फ एक जोन मुकम्मल हुआ है इनका, और उसमें भी अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे जनूबी पंजाब की अवाम है उनकी सहूलत के लिए बनाया गया था कि इन्हें अपनी तकर्री के लिए, तबादले के लिए लाहौर जाना पड़ता था, तो उनके लिए ये बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर अभी भी वो वाले जो इख्तियारात हैं फंड रेजिंग के हैं, डेवलपमेंट के हैं, तकर्री के हैं, तबादले के हैं, एडिशनल आईजी साउथ पंजाब है, चीफ सेक्रेटरी है ना, उनके
ऑफिसेज बनाए गए हैं, ना उनको वो इख्तियारात दिए गए हैं, ये भी अभी फॉरवर्ड ही कर रहे हैं वही मैसेजेस लाहौर को, यानी जितने भी इख्तियारात हैं वो अभी भी लाहौर से हो रहे हैं। तो फिर इनको बनाने का मकसद क्या था? इसी तरह जो बिल्डिंग की अगर हम बात करें, जोन की बात करें, तो 6 में से सिर्फ एक जोन अभी बनाया है और एडिशनल आईजी साउथ पंजाब जो है वो इस वक्त यहाँ पर जो डॉल्फिन पुलिस का ऑफिस है वहां पर बैठ रहे हैं। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो सर्किट हाउस में बैठते हैं क्योंकि इनकी अभी तक बिल्डिंग ही मुकम्मल नहीं है। दूसरी बात देखें फरजाना, यहाँ पर अमले की भी कमी है, एक इख्तियारात और दूसरा अमला। जितने भी अजला की हम बात करें, महकमा इरिगेशन की बात करें, मतलब अमला जो वो तो बाद में आता है। हमने देखा है कि जो स्टार्ट की जो चीजें होती हैं वो तो प्रोवाइड कर दी गई थी, जगह पर प्रोवाइड कर दी गई थी। 504 कनाल अराजी है जो मुख्तिस की गई थी, उसके बावजूद एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कॉम्प्लेक्स की एक ईंट भी नहीं लगी है। तो क्या हम इसे कहें गवर्नेंस की नाकामी नहीं है तो और क्या है ये? बिल्कुल, देखें गवर्नमेंट की नाकामी बिल्कुल है, फेलियर है कि आपने जब एक चीज एक स्टेप उठाया है आप उसको तकमील तक नहीं लेकर जा रहे। गवर्नमेंट इस चीज को प्रायोरिटी नहीं दे रही ना, गवर्नमेंट प्रायोरिटी नहीं दे रही। देखिए बुजदार दौर में ये प्रोजेक्ट लेकर आया गया था, 2020 में इसको लाया गया कि इसको बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक इसकी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की गई, एक ईंट यहाँ पर नहीं रखी गई। इसी तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी एडिशनल आईजी ऑफिसर जो हैं वो इस वक्त डॉल्फिन ऑफिस में बैठने पर मजबूर हैं। इस तरह चीफ सेक्रेटरी साहब इस वक्त सर्किट हाउस में बैठ रहे हैं और उनके पास इख्तियारात नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात होती है इख्तियारात की, ऑफिसेज की। जब ऑफिसेज नहीं होगा, बिल्डिंग नहीं होगी तो आपने खाली जमीन का क्या करना है? अब 504 कनाल की ये जमीन है जिसके अंदर से 50 कनाल जो है वो एडिशनल आईजी ऑफिस के लिए दिया गया था, लेकिन वो भी नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से ना उनको इख्तियारात दिए गए, अभी तक वही है। फिर या तो ये है कि एडिशनल आईजी ऑफिस चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, इसी तरह हमारे साथ आईजी साहब हैं, तो इन दोनों को फिर हटा दिया जाए जब इनका कोई काम ही नहीं है, इन्होंने फॉरवर्ड ही करने हैं ना मैसेज, जब उनके पास इख्तियारात ही नहीं होंगे तो फिर उनको भी हटा दिया जाए। अच्छा बिस्मा, इमारत जो है बर वक्त मुकम्मल ना होने से मंसूबे की लागत में जो है वो करोड़ों रुपए का इजाफा होता है और हमने देखा है कि इस मंसूबे में भी हुआ है। इस कॉस्ट ओवर रन का जिम्मेदार हम किसको ठहराएंगे? देखिए इस वक्त जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब के अंडर ये सारा आता है जो इस सब को देखता है। बिल्डिंग की जितनी भी कंस्ट्रक्शन है वो सब इसके अंडर है और उसी ने सब करना था, लेकिन वो भी नहीं कर रही है और ऑब्वियसली हम इसका जिम्मेदार उन्हीं को कहेंगे क्योंकि उन्हीं के अंडर ये सब आ रहा था। और दूसरा देखिए फंड्स नहीं है, हुकूमत के पास फंड्स नहीं है, इनको सालाना फंड्स नहीं जारी किए जाते, तो वो कैसे कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, आगे किस तरह से फंड्स करेंगे, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किस तरह से करेंगे। मुख्तलिफ अजला हैं। अब देखिए सेक्रेटरीट जो है ना उसने सारे आपके जनूबी पंजाब के मसाइल को हल करना था। जितनी भी जनूबी पंजाब की आवाम को अपने मसाइल के लिए लाहौर जाना पड़ता था ना, अब उनके लिए ये तय किया गया था कि वो मुल्तान में कर लेंगे। इसी तरह बहावलपुर में बनाने का फैसला किया गया। जोश से एक काम शुरू किया गया, बाद में उसको प्रायोरिटाइज ही नहीं किया गया और वो वहीं का वहीं रह गया है। बिल्कुल, ये हुकूमत की नाअहली है कि उन्होंने इस चीज़ को प्रायोरिटी ही नहीं दी, उन्होंने देखा ही नहीं कि क्या मसले मसाइल चल रहे हैं और अभी तक 5 साल का अरसा गुजर गया। देखें फरजाना, जब इतने साल का अरसा गुजर जाए उसके बाद आप जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसकी लागत के ऊपर उसको बिल्कुल इफेक्ट होता है, लागत बढ़ती ही चली जाती है। बाद इसकी तखमीना बिल्कुल तो इसका तखमीना भी बढ़ता जा रहा है। इसी तरह बहावलपुर को सेक्रेटरीट बनाया गया क्योंकि वहां पर तारिक बशीर ने बोला कि बहावलपुर के अंदर भी इख्तियारात। फिर ये डिसाइड किया गया कि ये जो ऑफिस है वो बहावलपुर में भी बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक बहावलपुर में भी नहीं बनाया गया। बहावलपुर में भी आईजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो सर्किट हाउस में बैठने पर मजबूर हैं। अच्छा बिस्मा, हमने देखा है कि 42 में से सिर्फ 17 महकमों के स्पेशल सेक्रेटरी जो है ना वो तैनात किए गए हैं, तो क्या ये सेक्रेटेरिएट को आधा अधूरा रखने की हिकमत अमली नहीं है क्या? अच्छा फरजाना, ऐसा है कि इसको इस तरह से डिवाइड किया गया था कि 42 इन्होंने असामियां थी जिसमें 17 ली। फर्स्ट फेज में इनका ये था कि ये 17 लेंगे, लेकिन फर्स्ट फेज में 17 के बाद वो ले ली गई, उसके बाद इन्होंने बाकी अमला नहीं लिया। बाकी असामियां अभी भी खाली हैं और अब तो हुकूमत इसके ऊपर देख भी नहीं रही क्या हालात चल रहे हैं। सेक्रेटेरिएट मुकम्मल नहीं हुआ, ना उसकी बिल्डिंग बनी है, ना वहाँ पर अमला मुकम्मल है, ना उसको वो इख्तियारात दिए गए हैं। तो फिर जनूबी पंजाब को अगर सूबा नहीं बनाया गया था, सेक्रेटेरिएट बनाने का
फैसला किया गया था, तो सेक्रेटेरिएट को तो कम से कम मुकम्मल कर दी। बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमत इस मामले में हमें बिल्कुल नाकाम नजर आती है, क्योंकि अभी तक कोई बिल्डिंग की कोई स्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया गया और इस वक्त जो है वो हुकूमत काफी चाहिए कि इस चीज पर फोकस करे ताकि इन मसाइल का हल किया जा सके। बिल्कुल बिस्मा, अगर हम बहावलपुर की बात भी कर लें तो बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए अमली इकदामात जो हैं वो नहीं किए जा रहे हैं। वो क्यों नहीं किए जा रहे और क्यों स्पेशल सेक्रेटरीज को जो है वो सर्किट हाउस तक ही महदूद करके रखा गया है? देखिए फरजाना, पहली बात ये कि मुल्तान के अंदर जो है वो इसकी मेन बिल्डिंग थी, सारा कुछ मुल्तान में होना था। मेन इसका यही था कि 3 दिन जो है वो यहाँ पर बैठेंगे आईजी साहब और 3 दिन जो है चीफ सेक्रेटरी साहब बहावलपुर बैठेंगे। लेकिन दोनों जगह पर अभी तक कोई हिकमत अमली नहीं लाई गई। जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन ली है तो महकमा इरीगेशन में भी अब तक जो है वो सिर्फ 59% अमला जो है वो वहाँ पर काम करने पर मजबूर है। इसी तरह मुख्तलिफ अजला में महकमों में 30 से 40% जो है वो लोग काम कर रहे हैं। वहां पर अमले की भी शॉर्टेज है और अमले की शॉर्टेज है, उसके अलावा कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं आ रहे, हमारे पास कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। अभी तक जो तकर्री के हैं, तबादले हैं, ये सारे इख्तियारात जो हैं वो इनको नहीं दिए गए। तो जब इनको इख्तियारात नहीं दिए गए तो ये सारे इख्तियारात अभी भी लाहौर से हो रहे हैं। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि एडिशनल आईजी हो गया, आगाज किया गया था सेक्रेटेरिएट बनाने के हवाले से, तो इब्तिदा में तकर्रो तबादले किए गए थे ना, जब तो इख्तियारात दिए गए थे। लेकिन 2023 में वो तमाम के तमाम इख्तियारात वापस ले लिए गए थे। तो क्या ये जनूबी पंजाब को डी पावर करने के मुताबिक नहीं है? यानी कि उसको डी पावर कर दिया गया, पहले इख्तियारात दिए गए, बाद में इख्तियारात वापस ले लिए गए। जी बिल्कुल फरजाना, बिल्कुल ऐसा ही है। इनको चाहिए था कि उनको इख्तियारात देते ताकि कोई तरक्याती प्रोजेक्ट्स हो जाते, जितने भी महकमों में मसले मसाइल हैं उनका हल किया जाता। तो इख्तियारात वापस लेने की क्या वजह दी उन्होंने? मसाइल को हल करने के लिए देखिए फिलहाल तो यही है कि अभी तक ना बिल्डिंग बनी है, ना ऑफिस कंप्लीट है, ना आईजी साहब ना सेक्रेटरी साहब वहां बैठ रहे हैं। तो जब उनके पास इख्तियारात नहीं होंगे तो वो आवाम के मसाइल को किस तरह से हल करेंगे? वो सिर्फ फॉरवर्ड कर रहे हैं मैसेज। देखिए पहले आवाम को जाना पड़ता था ना लाहौर अपने तकर्री और तबादले के लिए, मसले मसाइल के लिए। तो अब क्या हो रहा है, अब एडिशनल आईजी और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब हैं, ये भी फॉरवर्ड ही कर रहे हैं मैसेज, क्योंकि इनके पास भी अमला नहीं है, इनके पास इख्तियारात नहीं है। तो जब तक आप उन्हें इख्तियारात नहीं देंगे, कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल नहीं करेंगे, प्रॉपर अमला नहीं रखेंगे, तो तब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी। और हुकूमत जो है वो हमें बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है। बुजदार दुर में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था और अब आप देख लें 2020 में शुरू किया गया, 2025 का इख्तिताम होने वाला है, साल खत्म होने को है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी भी ताखीर का शिकार है। और जिस तरह से जितना लेट इसको करते जाएंगे, इसकी लागत में भी इजाफा होता चला जाएगा। बिस्मा, बड़ा सादा सा सवाल है, अगर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट ना तो आजादाना मंसूबे लॉन्च कर सकता है और ना ही फंड्स इस्तेमाल कर सकता है, तो इसकी फंक्शनल वैल्यू फिर क्या रह जाती है? तो फिर यही है कि आप इनको इख्तियारात दें या अगर नहीं दिए तो फिर आप उनको भी हटा दें। फिर इनकी जरूरत क्या है? ये तो फॉरवर्ड ही कर रहे हैं, यानी कि फिर वैल्यूलेस हो गए ना। हमारे पुलिस के अमूर हैं, हमारे इंतजामी, बिल्कुल बिल्कुल इंतजामी अमूर हैं, इन सबको जो जब तकर्री और तबादले, तमाम इख्तियारात, फंड्स के इख्तियारात, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, सब कुछ जब आप उनको इख्तियारात ही नहीं दे रहे तो फिर आपने अमला जो 2-4 लोग बिठाए उनको भी बिठाने की जरूरत नहीं है। फिर ये है ना कि आप उन्हें प्रॉपर अमला दें, प्रॉपर उसकी एक कंस्ट्रक्शन करें, वो प्रॉपर अपना काम करें ताकि आवाम को भी सहूलत हो और उनको भी सहूलत हो। जब उनके पास इख्तियारात नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। इख्तियारात अगर नहीं होंगे तो फिर बात वही है कि वो डिवैल्यू ही होंगे। अच्छा बिस्मा, आपने जिस तरह से कहा कि ज्यादातर चीजें जो हैं, फाइल जो हैं वो लाहौर से कंट्रोल हो रही हैं, तो ये सब होने के बायस जनूबी पंजाब के अवाम को आज भी वही रेड टेपिज्म बर्दाश्त करना पड़ रही है। फिर बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमत की तरजीहात नहीं है ना, हुकूमत इसको तरजीह नहीं दे रही, हुकूमत इस चीज़ को देख नहीं रही। आवाम जो है वो भी इसी मसाइल में घिरी हुई है। सेक्रेटेरिएट अभी तक बना नहीं है,
और 5 साल गुजर गए हैं। इसी तरह जो हमारे एडिशनल आईजी हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, वो सर्किट हाउस में बैठ रहे हैं। एडिशनल आईजी जो हैं वो हमारे डॉल्फिन के ऑफिस में बैठ रहे हैं क्योंकि उनका यहाँ पर ऑफिस नहीं बना हुआ और जितने भी फंड्स नहीं मिल रहे। अब देखें, आप पिछले साल भी इनको कोई फंड नहीं मंजूर हुआ। नाज़रीन, जनूबी पंजाब के अवाम खैरात नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। अगर इख्तियारात देने ही नहीं थे तो सेक्रेटेरिएट बनाने की जरूरत क्या थी? अब वक्त आ गया है कि हुकूमत सिंबॉलिक स्टेप्स से आगे बढ़े और जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल इख्तियारात, फंड्स और इंतजामी खुद मुख्तारी दे। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात की मुअत्तली ने न सिर्फ सियासी हलकों बल्कि अवाम और उम्मीदवारों को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। 172 यूनियन कौंसल्स, 641 वार्ड्स, हजारों उम्मीदवार और करोड़ों रुपए की इंतखाबी मुहिम, सब कुछ तैयार था मगर पोलिंग से ऐन कबल इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। सवाल यह है कि क्या ये फैसला आईनी ज़रूरत था या फिर सियासी मजबूरी थी? आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालात का फैक्ट्स और लॉजिक की बुनियाद पर जायजा लेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा कोयटा गजनफर ने। गजनफर, सबसे पहला सवाल मेरा यही बनता है कि इलेक्शन कमीशन तमाम मराहिल को मुकम्मल कर चुका था, तो ऐन पोलिंग से पहले इलेक्शन को पोस्टपोन करने की क्या मजबूरी पेश आई थी? जी बिल्कुल, इसका अगर मैं बैकग्राउंड आपको बताऊं तो ऐसा है कि कोयटा में तकरीबन 11 साल से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। अब जब ये इंतखाबात की अनाउंसमेंट हुई तो काफ़ी लोग खुश हुए। जो कोयटा के शहरी हैं वो ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने कहा कि अब जो है हमारे जो लोकल सतह के मसाइल हैं वो घर की दहलीज़ पर हल हो सकेंगे और जो अवामी तासुर था इलेक्शन के हवाले से वो बहुत पॉजिटिव था। इलेक्शन कमीशन ने तमाम मराहिल इसमें मुकम्मल कर लिए थे तकरीबन, और फिर 28 दिसंबर को पोलिंग होना थी और इंतखाबात होना थे। इसी सिलसिले में इंतखाबी निशानों की जो है अलाटमेंट भी हो चुकी थी जो उम्मीदवार हैं उन्हें, और उन्होंने काफ़ी अखराजात भी कर लिए थे। बैनर वगैरह लग गए और पोस्टर्स बंटना शुरू हो गए थे। कैंपेन कॉर्नर मीटिंग्स का जैसे ही इनेकाद शुरू हुआ है तो इसी दौरान जो है वफाकी आईनी अदालत का फैसला आया जिसमें इलेक्शन को मुलतवी किया गया है। और ये पटिशन दायर की गई थी अब्दुल कादिर नामी शहरी की जानिब से, और उसमें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं जिनका ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा सीनियर एडवोकेट हैं, वो वकील थे इस पटिशन के, और उन्होंने जो है आईनी अदालत में अपने जो दलाइल थे वो सामने रखे जिसकी बुनियाद पर आईनी अदालत ने ये इलेक्शन मुलतवी किए। और इसमें जो उन्होंने मौक़िफ़ रखा था वो ये था कि जो हल्का बंदियाँ हुई हैं उस पर भी काफ़ी एतराज़ात हैं और ये जल्दबाजी में इलेक्शन कराए जा रहे हैं, इनकी जो तैयारी है उस तरह से है नहीं। और दूसरा जो एक गवर्नमेंट का भी ये मौक़िफ़ है वो ये है कि कोयटा या इसका टाइम मुख्तस था कि इस टाइम पे होंगे ये? देखें, ये 3-4 महीने से ये चल रहा था मामला कि बल्दियाती इंतखाबात होने इस हवाले से बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी पटिशन दायर हुई थी। और ये पटिशन जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जो इत्तेहादी जमातें हैं और जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट की है इत्तेहादी जमातें जिनमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, इसके अलावा ANP और दीगर जो जमातें शामिल हैं, इनकी तरफ से ये पटिशन हाई कोर्ट में भी गई थी। और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का भी अपना ये मौक़िफ़ था कि क्योंकि कोयटा के हालात भी इस तरह के हैं, सिक्योरिटी का भी एक मसला है, और दूसरा जो मसला बताया जा रहा था जो हाई कोर्ट में दलील रखी गई थी वो ये थी कि कोयटा के में जब सर्दी शुरू होती है तो यहाँ के जो शहरी हैं वो फिर छुट्टियों पर चले जाते हैं क्योंकि दिसंबर का महीना है, स्कूलों की छुट्टियां हुई हैं। ज़्यादातर जो कोयटा के रहने वाले लोग हैं और जो बिजनेसमैन हैं ख़ासकर वो भी यहाँ से चले जाते हैं ज़्यादातर सिंध की तरफ, पंजाब की तरफ, गर्म इलाकों की तरफ। तो जिसकी वजह से जो है एक तो टर्न आउट उनका मौक़िफ़ था कि वो बेहतर नहीं होगा और इलेक्शन उस तरह से हो नहीं सकेंगे। और इसके अलावा जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका ये मौक़िफ़ था कि जो वार्ड्स बनाए गए हैं या यूनियन कौंसल जो की गई
गई हैं उसमें काफ़ी बेज़ाब्तियाँ हैं। कई वार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ 200-300 वोट्स का इंदराज है और उसी के साथ जो वार्ड है उसमें 5,000-6,000 तक वोटर्स की तादाद मौजूद है। तो जो हल्का बंदियाँ ये जो मौक़िफ़ में वजूहात आप बता रहे हैं, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि मौसम, सिक्योरिटी और अवाम की अदम मौजूदगी जैसे खदशात जो हैं वो तो पहले दिन से मालूम थे? अगर पहले दिन से मालूम थे तो फिर टाइमिंग पर सवाल क्यों नहीं उठाया जाएगा? जी बिल्कुल, ये एक इस तरह का ये जो दलील है इस पे तो यकीनी तौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल यहाँ पे जो यहाँ के वोटर्स हैं वो इस वक्त बाहर हैं, लेकिन मौसम भी सर्द है। सिक्योरिटी के मसाइल के हवाले से ये कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, सिक्योरिटी तो फराहम उनको करनी पड़ेगी। ये तो नहीं है कि सिक्योरिटी पे आप जो है बिल्कुल ऐसा ही कंप्रोमाइज़ कर लें, लेकिन ये दलील किसी हद तक है कि लोग वोटर्स यहाँ पे नहीं है। और इसमें जो अपोजिशन की जमातें हैं उनका ये मौक़िफ़ था, और इसमें नेशनल पार्टी ख़ासकर जो अपोजिशन में है, असेंबली में भी मौजूद है, तो नेशनल पार्टी इसमें फ़रीक बनी थी। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन होने चाहिए और ये ज़रूरत है। क्यों? और उनका जो मौक़िफ़ ये था कि क्योंकि सरकार में जब लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि उनकी फ़ंड्स की मुंतकली जो है निचली सतह तक आ जाए और अख्तियारात उनसे निकल जाएँ। तो इस बुनियाद पर वो कह रहे थे कि गवर्नमेंट की हर्डल्स हैं, गवर्नमेंट को रोकना चाह रही है, रुकावट का बाइस बन रही है। लेकिन अब चूँकि ये वफाकी अदालत ने जो है मुलतवी कर दी है, तो हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उस पर अभी तक वो केस भी मुलतवी था, उसकी भी आगे समाअत थी, लेकिन चूँकि वफाकी अदालत का फैसला आ चुका है, अब उसी बुनियाद पर ये इलेक्शन अभी मुलतवी हुए हैं। ताहम इससे पहले भी जो है इलेक्शन कमीशन को इस पर अपील दी गई थी कि वो जो इंतखाबात हैं इसको रोके, ताहम इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अपील रिजेक्ट कर दी थी इससे पहले। अच्छा गजनफर, एक और बड़ा अहम नुक्ता है इसमें, वो ये है कि क्या आईनी अदालत का ये फैसला डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत करता है या फिर कमजोर करता है? आपको क्या लगता है? देखें, ये अगर देखा जाए तो अदालत ने तो फैक्ट पर मुलतवी किए हैं कि इसमें मज़ीद चीज़ें सामने आ जाएं कि क्या आर्गूमेंट्स हैं, सबकी बात सामने आ जाए। क्योंकि जो इसमें वैलिड पॉइंट जो नज़र आता है वो यही आता है कि एक तो यहाँ के वोटर्स कम हैं, गर्म इलाकों में चले गए हैं, जो अंदरून सिंध है, बलूचिस्तान के जो गर्म इलाके हैं, जाफराबाद, नसीराबाद, बड़ी तादाद वहाँ पे लोग चले जाते हैं। सिब्बी कोयटा से करीब है, सिब्बी चले जाते हैं बड़ी तादाद। फिर कराची, लाहौर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो वहाँ चले जाते हैं लोग। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि वोटर्स का जो टर्न आउट है उसमें कमी आ सकती है। लेकिन दूसरी जानिब ये बात भी ठीक है कि जो वार्ड्स हैं उसमें ख़ुद भी एक दो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मेरा कि जो वहाँ पे हम गए कवरेजेस कर रहे थे जब इसी दौरान बलदियाती इंतखाबात की, तो जो कैंडिडेट्स थे वो ये गिला कर रहे थे कि हमारे एक वार्ड तो ऐसा है जहाँ पे सिर्फ 60 से 70 वोटर्स का इंतराज है, और उसके साथ ही जो वार्ड है उसमें 2000 से 3000 वोटर्स हैं। तो वो ये कह रहे थे कि अब 2000-3000 लोगों को कैसे इंगेज किया जा सकता है। अच्छा गजनफर, एक और चीज़ है जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा एडवोकेट हैं, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी, उस दरख्वास्त में हल्का बंदियों में खामियों का जिक्र किया गया था। तो सवाल मेरा ये है कि क्या ये खामियां इलेक्शन से पहले करेक्ट नहीं हो सकती थी? देखें, इसमें जो डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन है ना, वो तो एक पूरे मुल्क का ही मसला है और बलूचिस्तान में ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर मसला है। तो इलेक्शन कमीशन ने जब DRO ऑफिस बनाया, DC ऑफिस बनाया, तो DC ऑफिस के जो अपने मामलात थे जहाँ पे लोकल डोमिसाइल बनते हैं और जो ADC के अख्तियारात के काम है वो सब भी इस दौरान रुक गए। वो तमाम चीज़ें रुकी हुई थी। DC ऑफिस में जो लोग आ रहे थे उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही थी, और जो डिप्टी कमिश्नर हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं, वो इन्हीं हल्का बंदियों में और इन्हीं चीज़ों में जाँच पड़ताल, कागजात इन चीज़ों में थे। तो इतना टाइम पीरियड ज़ाया हुआ सिर्फ कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से, और फिर एंड टाइम पे जो है सब तैयारियाँ जब मुकम्मल हो गई और जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जो बैनर्स, पोस्टर्स बनवाए थे, कई तो ऐसी शिकायत हैं कि अभी तक उन्होंने प्रिंटिंग जहां से करवाई है उनको पैसे नहीं दिए। अब जो लॉस हो गया, वो जो प्रिंटिंग करने वाले लोग हैं वो बेचारे अपने पैसों के लिए आगे पीछे हो रहे हैं कि भाई हमारे पैसे तो आप हमें दे दो, तो उनके पैसे भी रुक चुके हैं। काफ़ी मतलब लोगों को इसमें नुकसान हुआ है। और जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो उनकी तैयारी थी जिसमें उन्होंने पूरे मामले को गजनफर अगर मद्देनजर रखा जाए ना, तो हमने ये भी देखा है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के
साथ मीटिंग हुई और फिर काफ़ी इंगेजमेंट्स चलती रही इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर, मुख्तलिफ वफ्द से मुलाकात और ये वो इस तरह के जो उनके अपने अखराजात भी इसमें हुए। अब ये तमाम चीज़ें तो यहाँ पे आके रुक गई कि इसी बुनियाद पे कि इलेक्शन का टाइम पीरियड जो है ये ठीक नहीं है इस हवाले से। अच्छा गजनफर, इस सारी सूरत हाल को, इस मुद्दे को अगर मद्देनजर रखा जाए ना, तो हमने ये भी देखा है कि हुकूमती जमातें खुद बलोचिस्तान हाई कोर्ट भी गई हैं। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि ये एक पॉलिटिकल प्रेशर मूव थी? जी बिल्कुल। एक तो जब गवर्नमेंट ख़ुद फरीक बन रही है तो यकीनी तौर पर सवालात उठते हैं। बेशक अगर हुकूमत की नीयत साफ़ भी हो, लेकिन आम आवाम यही समझती है कि शायद इसमें कोई गवर्नमेंट का बेनिफिट है या हुकूमत में जो लोग बैठे हैं इनका बेनिफिट है। तो एक आम तासुर जो आवाम में पाया जाता है वो ये है कि जो मुंतखब MP हैं, जो अरकान असम्बली हैं, इनके जो फ़ंड्स हैं वो कोयटा शहर पर जो लगने हैं, उनको ये नहीं चाहते कि वो आवाम तक पहुँचें बल्दियाती नुमाइंदों के ज़रिए। वो चाहते हैं कि ये पावर जो है वो उन तक महदूद रहे। तो ये एक अवामी तासुर है कि इनका ये बेनिफिट लोग समझते हैं कि इसमें इनका बेनिफिट है। लेकिन जो बेसिक गवर्नमेंट की जो राय है, जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो चाहते हैं कि हमारे अलायंस के लोग जीतें, क्योंकि हर सियासतदान चाहता है कि उसकी पावर रहे, स्ट्रीट पावर रहे। क्योंकि जो है बल्दियाती इंतखाबात तो स्ट्रीट पावर हैं, हर सियासी जमात की कोशिश है हमारे ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलर्स हों, नुमाइंदे मौजूद हों। तो इसी वजह से ये कहते हैं कि अगर अभी इलेक्शन हुए तो हमारे वोटर्स जो है वो शहर से बाहर हैं, काफ़ी वोटर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उस तरह से इंतखाबात नहीं होंगे जिस तरह टर्न आउट आना चाहिए। ये पावर कंट्रोल तो हर बंदा चाहता है, लेकिन सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि 3721 उम्मीदवार थे, जिनमें से हमने देखा है कि बेशतर जो थे वो लाखों रुपए अपनी कैंपेन्स पर खर्च कर चुके थे। तो क्या उनका जो माली नुकसान हुआ है उसकी कोई जिम्मेदारी लेगा या उनका वो माली नुकसान कोई भरेगा? ये तो ज़िम्मेदारी तो यहाँ पे कोई किसी की नहीं लेता, आपको पता है। और दूसरा ये कि जहाँ तक कैंडिडेट्स की बात है, उनका तो नुकसान हुआ है। कई बेशतर कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अब वो पैसे ही नहीं अदा कर रहे, जिन बेचारे इन्होंने मज़दूरों से काम करवाया है, जिनसे बैनर लगवाए हैं और उनको उजरत ही अभी तक नहीं दी इन्होंने, और ये ख़ुद भी इनसे कौन जवाब लेगा। तो इस पे तो बेशक ये होना चाहिए कि कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बननी चाहिए, और जो ख़ासकर जो प्रिंटिंग वाले हैं जिनका इतना लॉस हुआ है, उनको हर इंतखाबात में हम देखते हैं कि उनके कोई पूछने वाला नहीं है। अब जो असेंबली में जो लोग बैठे हुए हैं, इनमें पर्सनली मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अभी तक प्रिंटिंग प्रेस वालों के पैसे अदा नहीं किए अपनी कैंपेन के लिए। अब तक जो है उनके पैसे इन पर पेंडिंग है, तो इनसे तो कोई पूछ-गूछ करने वाला है नहीं। और जहां तक बल्दियाती इंतखाबात की बात है, तो देखिए कोयटा के अंदर और पूरे बलूचिस्तान के अंदर लीडरशिप का इंतहाई फुकदान है। यहाँ पे हमें लीडर नहीं नज़र आता कि कोई लीडर है वो किसी को लीड करे। सियासतदान मौजूद हैं, उनकी अपनी एक हल्का है, उनके अपने एक अहबाब हैं, हर किसी कम्युनिटी में जो है लोग डिवाइड हैं। लेकिन जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो इसकी अहम ज़रूरत है कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो होने चाहिए बलूचिस्तान में, ताकि जो कम्युनिटी है वो इंगेज होगी। तो ये जो स्ट्रीट क्राइम्स है, इसके अलावा जो दहशतगर्दी के मामलात हैं, मुलतवी होने से शायद गवर्नमेंट को तो उस तरह से इफेक्ट ना हो, लेकिन जाहिर है उम्मीदवार तो इससे इफेक्ट लाजमी होंगे। ये तो एक चीज हो गई, ठीक है, उम्मीदवारों का जो माली नुकसान हुआ वो भी एक तरफ, लेकिन क्या इलेक्शन का यूं अचानक से मुलतवी होना निचली सतह के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पर अवाम के एतमाद को मुतासिर नहीं करेगा क्या? जी बिल्कुल, आवाम का तो एतमाद वैसे ही अब बहुत कम होता जा रहा है, चाहे पार्लियामेंट हो और जितने इदारे हैं उसमें काफ़ी आवाम की जो है, आप बात सुने तो वो हम बता नहीं सकते कि उनके क्या क्या तासुरात हैं, और ख़ासकर बलूचिस्तान में। और इस कोयटा शहर के अंदर तो आप 3 MNA हैं यहाँ से मुंतखब, 9 MPA मुंतखब हैं। छोटा सा शहर है 4 गलियों का, लेकिन यहाँ पे जो मसाइल हैं उनका अंबार लगा हुआ है। कराची, लाहौर जैसे बड़े शहर हों तो समझ आता है कि भाई वहाँ पे काम नहीं हो रहा ये, लेकिन 9 MPA कोयटा जैसे छोटे से शहर से मुंतखब हैं, 3 MNA मुंतखब हैं, सेनेटर्स मुंतखब हैं, रिज़र्व सीट पे भी कोयटा के लोग मौजूद हैं, और उसके बावजूद कोयटा शहर के अंदर जो है नुमाइंदगी नज़र ही नहीं आती। तो एक बल्दियाती इंतखाबात वो है कि जो काउंसलर होगा, लोगों उसके घर का दरवाज़ा खटका सकते हैं कि भाई बताएं हमारा ये मसला हल नहीं हुआ। तो प्रेशर जो है
वो लोकल गवर्नमेंट से ही आ सकता है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के हवाले से जो है हुकूमत के कोई इरादे नज़र नहीं आ रहे कि वो कहे कि इस टेनेवर में जो है वो इंतखाबात हो सकें, क्योंकि जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के वो कह रहे हैं कि वैसे ही बल्दियाती जो टेनेवर है वो ख़त्म होने वाला है, तो इतनी एक्सरसाइज हम करें और फिर 9 महीने बाद नए बल्दियाती इंतखाबात कराएं तो बेहतर है कि जो मुद्दत ख़त्म हो जाए तो उसके बाद नए सिरे से लोकल गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाए। गज़नफर, बड़ी हॉच पॉच किस्म की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन की ट्रेनिंग, ब्रीफिंग और स्क्रूटनी मुकम्मल होने के बाद ये फैसला क्या इदारों के दरमियान क्या कहेंगे हम इसको, ये कोऑर्डिनेशन गैप है या फिर कुछ और है? ये कोऑर्डिनेशन गैप है और इसमें या तो अपनी बालादस्ती रखने की आप कोशिश कह रहे हैं कि गवर्नमेंट भी इस पर अटल है कि नहीं होने देंगे और इलेक्शन कमीशन भी अटल है कि इलेक्शन करवाने हैं, तो इसमें अब वफाकी अदालत ने किरदार अदा किया, वो मुलतवी कर दिए हैं। अब ये इलेक्शन फरवरी में हो, जनवरी में हो या हो ना हो या फिर नेक्स्ट ईयर, मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है कि ये जो मुलतवी कर दिए गए हैं ये और कितने टाइम पीरियड के बाद दोबारा से इसको कंटिन्यू किया जाएगा? नहीं, अभी इसका इस टाइम ये जो है इस पे कोई टाइम फ्रेम नहीं सामने आया इलेक्शन कमीशन का भी इसके बाद मौके। तो क्या उम्मीदवारों की जानिब से भी ये सवाल नहीं किया गया कि भाई हमें कोई टाइम पीरियड तो दें, हम इतना पैसा पहले कैंपेन पे लगा चुके हैं? उम्मीदवार बेचारों की आप मुझे बताएं फरजाना, कौन सुनेगा? ये काउंसलर हैं बेचारे, इनकी गली मोहल्लों तक की जो है कैंपेन्स हैं और सियासी जमातों के अपने कैंडिडेट्स हैं, वो ख़ुद कह रही हैं कि आप इलेक्शन ना कराएं। जो अपोजिशन जमातों के कैंडिडेट्स हैं वो थोड़ा बहुत शोर कर रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं, और जो अपोजिशन में बैठी हुई असम्बली में जमातें हैं वो कह रही हैं। और इस बार तो आज़ाद उम्मीदवारों की काफ़ी ज़्यादा तादाद थी कोयटा में और वो इलेक्शन लड़ रहे थे, और ख़ासकर जो नौजवान हैं वो कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं और फर्स्ट टाइम उन्होंने पिछली बार। अच्छा, कैंडिडेट्स की बात हो रही है, एक और सवाल ये भी बड़ा अहम है कि क्या बल्दियाती नुमाइंदों की कम मुद्दत को बुनियाद बनाकर जमहूरी अमल को रोका जा सकता है क्या? सवाल तो ये है, लेकिन इसका जवाब यही है मेरी तरफ से कि नहीं रोका जा सकता, लेकिन जो करने वाले हैं जिन्होंने कराना है ये अब वो तो रोक रहे हैं और वो नहीं चाह रहे कि ये हो इलेक्शन। और वो जो है फिर मेरा अपना अगर आप कहें ज़ाती ख्याल भी यही है कि लाजमी बात है कि अगर मेरे पास कोई पावर हो, मैं भी नहीं कहता नीचे डिलीवर हो, तो ये बात भी आवाम की दुरुस्त है कि असेंबली में बैठे लोग भी नहीं चाहते कि MPA का फंड जो है वो एक काउंसलर के पास चला जाए, एडमिनिस्ट्रेटर के पास चला जाए, मेयर के पास चला जाए। तो फिर इस सिस्टम को खत्म ही कर देना। अगर आपने पावर आपने डिलीवर नहीं करनी है, पावर ट्रांसफर नहीं करनी है, तो फिर ये सिस्टम ही खत्म कर दें आप। बिल्कुल, या तो आप बल्दियाती इंतखाबात कह दें कि भाई सिरे से नहीं होंगे। अब जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो उसको डिले करते हैं, अभी नहीं डिले करते करते आज आपने इस टाइम पे पहुंचा दिया और जब इलेक्शन हो रहे तो आप कह रहे हैं कि अब इसका टाइम गुजर गया। अब ये सवाल ये है कि टाइम गुजर कैसे गया? आपने पहले क्यों नहीं कोयटा में इंतखाबात कराए? जब सब जगह पे इंतखाबात हो गए तो कोयटा शहर को आपने क्यों इंतखाबात अवाम को लारा लगाया हुआ है? गजनफर, आखिर में सिर्फ इतनी बात मुझे बता दें कि क्या कोयटा के अवाम को ये यकीन दहानी कराई जा सकती है कि ये जो इंतखाबात हैं ये फ्री, फेयर और टाइम बाउंड अंदाज में दोबारा से होंगे? अभी तक तो अभी जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं इस टाइम कोई डेट फ्रेम इसका है नहीं कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। ये बहाम का शिकार है और जो 22 लाख शहरी हैं वो इसी इंतज़ार में कि हमारे नुमाइंदे कब आएंगे और हमारे मसाइल हल होंगे। तो अब तक जो है इसका ठीक है, मसला हमने सामने रख दिया है, हुकूमत अब देखेगी। अब हमारी तो कोशिश यही है कि इसके ऊपर कोई ना कोई काम हो, कार्रवाई आगे बढ़े। नाज़रीन, कोयटा बल्दियाती इंतखाबात की मौतली देखा जाए तो महज एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है, ये अवाम के जमहूरी हक, उम्मीदवारों की मेहनत और बल्दियाती निज़ाम के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ मामला है। अब देखना यह है कि आया ये अल्तवा इस्लाह की तरफ ले जाता है या फिर मजीद इबहाम को जन्म देता है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।